नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में इन दिनों चुनाव से पहले ही बिना झंडा डंडा की रैली का चलन बढ़ रहा है। जेजेपी और बीजेपी में नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है। बीजेपी नेता चौधरी बीरेन सिंह की बिना झंडा और डंडा की रैली के बाद जेजेपी उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान ने भी 19 नवंबर को बिना झंडा डंडा की रैली का ऐलान किया। ऐसे में पार्टी पर इसका कितना असर होगा, ये सवाल बरकरार है। अपनी ही पार्टी से नाराज नेता, इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, डॉक्टर महेश हमारे साथ हिसार से हैं, वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में चुनावी दौर और दबाव के चलते नेताओं ने बिना डंडे बिना झंडे अपने शो शुरू कर दिए हैं। उनकी घबराहट अपने टिकट, अपने भविष्य और अपने समर्थकों को एकजुट रखने के लिए है, या यूं कहिए कि ऐसे नेताओं ने अपने विकल्प तलाशने और तराशने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत 1 अक्टूबर से बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद में मेरी आवाज सुनो की रैली के साथ की थी। इसके बाद जेजेपी के नेता भी शुरू हो गए हैं। चरखी दादरी के दिग्गज नेता और हुडा सरकार में मंत्री रहे सतपाल सांगवान भी 19 नवंबर को अपनी आवाज सुनाने को तैयार हो चुके हैं। लीजिए इनकी आवाज ये है। मैं 19 नवंबर को दादरी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा हूँ। कार्यकर्ता से मैंने तो सोच भी लिया था एक दफा तो कि राजनीति से पीछा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो पर लोगों ने मेरे को कंपेल कर दिया कि जब आप ही चले जाओगे तो हमने आपका साथ दिया, हमारा कौन होगा। आप एक कार्यकर्ता सम्मेलन करो और तब आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है। लोग बहुत दुखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं ये मेरा जो सम्मेलन होगा वो किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं होगा, बगैर झंडे के होगा, बगैर उसके वो सतपाल का नाम का कार्य सम्मेलन होगा कि सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेगा। इन्हीं की राह पर पहले से ही चल रहे और मुखर हो रहे जेजेपी नेता रामकुमार गौतम भी खुलकर बोल रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, पर अभी भी उनके निशाने सही जगह पर लग रहे हैं। इत्तेफाक से ये तीनों नेता ही 70 या 70 प्लस के हैं। इनकी बात सभी सुन भी रहे हैं। अपनी साफ गोई और खुलकर बोलने वाले पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने तो अब एसवाईएल जैसे लोगों और किसानों से जुड़े मुद्दे भी जोर शोर से उठाने शुरू कर दिए हैं। एसवाईएल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया है कि पंजाब सरकार क्यों एसवाईएल नहीं बना रही। वो जो है ना, और फिर भी ये नहीं बनवा सकते थे, बहुत शर्म की बात है। ये जो है ना अश्वाई हमारे को तो सुप्रीम कोर्ट ने जो से क्या सुप्रीम कोर्ट के उसके जो है ना डिसीजन क्या हिलना करेंगे। और आप आना उस दिन और आप देखोगे कि ये हो क्या गया। मेरे को भी अचंभा होगा, लोग यूं कह रहे हैं कि आप भी अचंभा करोगे कि इतनी जनता आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। उस दिन मैं उन लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला अपनी बात करूंगा और जो वो कहेगी जनता मेरी वो मैं करूंगा। मतलब ये कि ऐसे नेताओं ने अपने बयानों और तेवरों से झंडे और डंडे के बिना भी अपने काफिले बनाने और चलाने की कमर कस ली है। ये तो शुरुआत है। दिवाली के बाद और नया साल आते आते आरोपों, दलीलों और मेरी भी आवाज सुनो की बमबारी होती नजर आएगी। दिल भले ही इन नेताओं के धक धक करें, लोगों को तो मजा आएगा ही। अब आए मियां जी लाइन पर। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अपनी ही पार्टी से नाराजगी की बात अब धीरे धीरे जग जाहिर होने लगी है। वीरेंद्र सिंह हो, उनकी बीजेपी से नाराजगी, जेजेपी उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान हो, उनकी जेजेपी से नाराजगी, या फिर रामकुमार गौतम हो। बताया भी जा रहा है कि ये नेता अपना हित साधने के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे। ऐसे में सवाल यह है कि पार्टी हित सर्वोपरि है या खुद का हित। इसी पर करेंगे चर्चा। सीधे रुख करेंगे महेश का। महेश, पहला सवाल मेरा यही है कि पार्टी हित को ये नेता देख रहे हैं या फिर खुद के हित को देख रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि पार्टी से कोई लेना देना इन नेताओं का नहीं है। सीधे सीधे खुद के भविष्य को, अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य को ये तमाम नेता देखते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात की जाए, चाहे सतपाल सांगवान की बात की जाए, और रामकुमार गौतम तो ये कह चुके हैं कि उम्र करीब 80 के करीब उनकी हो चुकी है, तो ऐसे में आगे वो राजनीति नहीं करना चाहते। उनके परिवार की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जननायक जनता पार्टी से वो खुद को अलग कर लेंगे, ये तो तय नजर आ रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चुनावी मौसम जैसे जैसे आगे आएगा, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव लेकर भले ही चुनावों को लेकर भले ही वक्त हो, लेकिन लोकसभा चुनावों की वजह से समय से पहले जो ये तब्दीलियां हैं ये देखने को मिल रही हैं। विधानसभा के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो समय से पहले अपना रंग इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है। ऐसे में वो तय कर लेना चाहते हैं कि किस तरफ उन्हें जाना है, वो दिशा और दशा वो पहले से तय कर लें, ताकि ऐन वक्त पर किसी भी तरह की तब्दीली अगर वो करते हैं तो जनता और खासकर वोटर्स उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी संभावनाओं को बढ़ाने की कोशिश यहां तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर ये कोशिशें नजर आएगी तो जननायक जनता पार्टी में इस वक्त नजर आएंगी। जिस तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि गठबंधन महज 15 दिनों का है और 15 दिनों के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन टूटे या नहीं टूटे, लेकिन जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो तब्दीलियां हैं वो देखने को ज्यादा मिल सकती हैं। अछूती भारतीय जनता पार्टी भी नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के हालात जो है आगे आने वाले दिनों में लगातार देखने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि लोकसभा में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं को अपने लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो कम से कम वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र में अगर मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हरियाणा की राजनीति पर उसका सकारात्मक असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं पहले से यानी मौजूदा वक्त से कई गुना ज्यादा तक बढ़ सकती हैं। ये संभावना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नजर आ रही है, इसलिए वो खुद को इस वक्त शांत रखे हुए हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेताओं में ये अस्थिरता आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकती है, और अछूती कांग्रेस पार्टी भी नहीं रहेगी। टिकटों की रेस इतनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में शुरू होने वाली है कि टिकटों के फैसले के वक्त जब ये पूरा मामला जाएगा तो वहां पर भी अच्छा खासा घमासान देखने को मिलेगा। हो सकता है कि काफी बड़ी तादाद में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार इस वक्त बने हुए हैं, वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनावी मैदान में ताल ठोक दें, इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। तो जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव सामने आता है तो तब्दीलियां अपने अपने सेटलमेंट तमाम नेता देखते हैं, अपनी अपनी संभावनाएं देखते हैं। वो ये तय करने की कोशिश करते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र से कौन से राजनीतिक दल का या पूरे हरियाणा प्रदेश में कौन से राजनीतिक दल का प्रभाव सबसे अच्छा है, किसकी हवा चल रही है, उसी हवा के साथ ये नेता बहने की अपने राजनीतिक संभावनाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से हमने पहले देखा कि जींद में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने रैली की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी आवाज सुनो की एक रैली की, उन्होंने कहा कि पार्टी में नहीं सुनी जा रही। तमाम सवाल खड़े होने लगे रैली के बाद कि आखिर नाराजगी धीरे धीरे जाहिर भी होने लगी। अब सतपाल सांगवान ने ऐलान कर दिया है कि वो बिना झंडे के, बिना डंडे के रैली करेंगे। उधर रामकुमार गौतम भी हैं, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। ये फॉर्मूला जो ये नेता बना रहे हैं, आने वाले समय में कितना नफा कितना नुकसान देखने को मिल सकता है राजनीतिक पटल पर? देखिए सौरभ, हरियाणा की मैं ये कहूंगा परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर नेता, हर दल अंदर से डरा हुआ है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्या होगा अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। कांग्रेस रिकवरी कर रही है अपनी, जैसे किसी खेल में होती है, कांग्रेस रिकवरी में लगी और ताकत जुटा रही है। बीजेपी अपने 2 कार्यकाल को सामने रखकर अपनी तैयारियां, जो पुख्ता तैयारियां हैं, दूसरे दलों से ज्यादा फुल प्रूफ तैयारियां हैं, एग्जीक्यूशन है, बहुत रात दिन लगे हुए हैं, वो भी हैट्रिक की ट्राई में है। जेजेपी अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है, इनेलो एक तरह से ताकत बटोरने की कोशिश कर रही है। हालात कुछ ऐसे हैं, आपको बता दूं, पिछले चुनाव में 2014 की बात या 2019 की बात, कांग्रेस को छोड़कर, इनेलो को छोड़कर जो नेता बीजेपी में गए थे, उनकी उतनी हैसियत नहीं रही, उनकी उतनी पूछ नहीं रही। ये अक्सर इनकी पीड़ा सामने आती है। बहुत सारे बड़े नेता हैं जो अब सांसद भी बने, जो कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे या इनेलो छोड़कर, वो अपने आप को एक तरह से असुरक्षित समझ रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरी जैसे जजपा को एक मौका मिला, जजपा के एक प्रयोग ने ये सिखाया था कि मजबूत पार्टियों के जो मजबूत दावेदार हैं टिकटों के, अगर उनको टिकटें नहीं मिलती तो उनको लपक लो। जेजेपी ने एक नया प्रयोग किया था और वो प्रयोग सफल रहा, जिससे पार्टी भी खड़ी हो गई और लड़ने लायक होगी आगे के लिए। और वो नेता जिनको टिकट नहीं मिली थी वो मुख्य धारा में आगे चुनाव जीतकर मंत्री भी बने, अभी भी मंत्री हैं। तो अपने अपने किले को मजबूत करने, अपने खूंटे को मजबूत करने की ये लड़ाई है। और हालात इस तरह के बन गए कि हर दल, हर नेता
नेता को अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, हर दल को इस बात की चिंता है कि वो कैसे सही टिकटों का बंटवारा करे, एमएलए जीत कर आए, विधायक जीतेंगे तो सरकार बनेगी, फिर मुख्यमंत्री बनेगा और 5 साल का सत्ता का सुख होगा। तो सभी पार्टियां, छोटी बड़ी सभी पार्टियां अंदर से तो थोड़ा सा डरी हुई है, पता नहीं क्या हालात होंगे, अभी से पारा चढ़ना शुरू हो गया। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा सौरभ, बीजेपी से जो जुड़े सूत्र हैं, जो मेरे संपर्क में है, जिनसे बात होती है, अक्सर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि लोकसभा तक तो ये गठबंधन नहीं टूटने वाला बीजेपी जेजेपी का। जेजेपी अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है कि अगर विधानसभा चुनाव अकेले भी लड़ना पड़े तो पार्टी इस बूते हो जाए कि इस चुनाव का सामना कर सके। तो लोकसभा तक मेरे ख्याल बीजेपी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी का सबसे प्रमुख एजेंडा भी है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। केंद्र में सत्ता आ गई तो उसके बाद हरियाणा या बाकी स्टेट, जैसे हमने 2014 में देखा, एक एक करके कांग्रेस की सरकार या दूसरी पार्टियों की सरकारें जाती रही, बीजेपी के खाते में एक एक सरकार जुड़ती रही। अब वही मौका आ गया है कि 2024 में बीजेपी चाहती है कि अगर केंद्र मजबूत रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को रिटेन कर पाए तो उनको राज्यों में इस चीज का फायदा मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी की मजबूती बीजेपी की मजबूती मानी जा रही है, इसलिए जेजेपी का साथ कम से कम बीजेपी लोकसभा के लिए तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का प्रमुख एजेंडा उनके सामने है। उसके बाद विधानसभा चुनाव अलग अलग हो सकते हैं, जैसा बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। तब तक दोनों हालात को भी देख लेंगे, आगे क्या रणनीति बनानी है, और तब तक जेजेपी अपने आप को और मजबूत कर लेगी हर तरह से। आप मेरा इशारा समझ लीजिए। बिल्कुल देवेंद्र। वीरेंद्र जी, जो नाराजगी है अपनी ही पार्टी से, अपने ही वर्चस्व की भी बात है, अपने स्वयं के हित की भी बात है, पार्टी हित को दरकिनार भी किया जा रहा है। अब रही बात पार्टियों की, चाहे बीजेपी हो या फिर जेजेपी हो, महेश ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस में भी आने वाले समय में टिकटों को लेकर मारामारी देखी जा सकती है, कितनी बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए, खासकर अगर बीजेपी जेजेपी की बात करें। विधानसभा चुनाव भी अभी सिर पर ही है, उससे पहले लोकसभा चुनाव होगा। क्या कुछ रणनीति पार्टियां बनाएंगी, क्या आसान होगी रहा पार्टियों के लिए बिना झंडे बिना डंडे को साधना? देखिए, राजनीति में स्वार्थ और महत्वाकांक्षा हावी रहती है, पार्टी का हित बहुत गौण रहता है, सब अपना अपना निजी हित सोचते हैं। जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है, देखिए उन्होंने मेरी आवाज सुनो के नाम से रैली की, हालांकि उनके पुत्र भी वहां मंच पर मौजूद थे जो सांसद हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता? बिल्कुल। अगर वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में जब पिछले बार राजकुमार सैनी ने अलग पार्टी बना ली थी तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय वो सांसद थे। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है अनुशासन की। क्या इस तरह की रैली में पार्टी के संविधान में अनुमति दी जाती है? लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, पार्टी हाईकमान से स्वीकार नहीं करेगा। यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा आज केंद्र में मंत्री होता तो क्या वो इस तरह की मांग करते? तो ये सब बातें अपने स्वार्थ पर आधारित हैं। वो कह चुके हैं कि मैं चुनाव की राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन उनकी जो दौड़ है, जो लक्ष्य है, वो अपने बेटे को मंत्री पद दिलवाना है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक बात है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के मन में जो बात आती है वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। और जहां तक जननायक जनता पार्टी की बात है, देखिए जननायक जनता पार्टी में सतपाल सागवान जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने बार बार पार्टियां बदली हैं। अब चाहे उन्हें हरियाणा के हितों की याद आ गई, अपने इलाके के हितों की याद आ जाए, लेकिन 1996 में वो हरियाणा विकास पार्टी से विधायक बने, फिर 2009 में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बने और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर अब जननायक जनता पार्टी का सफर और वहां से इस्तीफा। तो ये है कि उनका सबका अपना निजी हित है, और निजी हित में इसीलिए है कि उनको अब ये लगता है कि ये जो परिवर्तन आने वाला है उनकी कहां संभावना बन सकती है, कहां टिकट मिल सकती है। जो सीधी घोषणा क्यों नहीं करते? वो समय लेते हैं, चाहे कोई भी हो नेता हो, वो समय लेता है, वो अपना सम्मेलन करके शक्ति प्रदर्शन करता है, फिर मोल तोल की राजनीति करता है। तो इस तरह राजनीति में चलता रहता है। सभी नेता जो है अपने हित को ही सर्वोपरि मानते हैं, पार्टी का हित जो है गौण रहता है। यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय, जबकि वो जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी में, उस समय विरोध क्यों नहीं किया? अगर वो इतने हितैषी थे पार्टी के, उस समय विरोध कर सकते और वो पार्टी की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका भी निभा सकते थे। वो निर्दलीय विधायकों को जोड़ सकते थे। उस समय सरकार के गठन में उनकी क्या भूमिका रही, ये बात भी हो सकती है। लेकिन अब वो आकर बात कर रहे हैं तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि उनकी असली पीड़ा क्या है। बिल्कुल। महेश, वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जाहिर भी है कि कहीं ना कहीं अपना हित साधने के लिए पूरा एक प्लानिंग करी जा रही है, जनता के बीच में पैठ बनाई जा रही है, मजबूत किया जा रहा है खुद को पार्टी से ऊपर जाकर, और कहीं ना कहीं जो आवाज नहीं सुनी जा रही है, जो टीस है, वो टीस किस तरफ इशारा कर रही है?
देखिए, वैसे तो आवाज तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी नहीं सुनी गई है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्टेटमेंट्स को लेकर किसी भी तरह का कोई बड़ा रिएक्शन यहां पर दिया है। तो साफ तौर से आवाज तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की भी नहीं सुनी गई और आवाज तमाम जो दूसरे नेता उनकी भी नहीं सुनी जाएगी। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इस बार अलग नजर आ रहा हो। हर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं। किसी राजनीतिक दल विशेष, जो भी सत्ता में राजनीतिक दल होता है, उसके खिलाफ एक समय के बाद एंटी इनकमेंसेबिलिटी होती है, जिसका फायदा विपक्षी दल उठाने की कोशिश करते हैं। और जो क्षेत्रीय दलों का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर जो है डाइवर्जन देखने को मिलते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी में टिकट नहीं मिल सकती तो दूसरी पार्टी में अपने लिए संभावनाएं तलाशते हैं। उन्हें लगता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स जिस राजनीतिक दल से वो खुद संबंध रखे हुए हैं उसके साथ अब नहीं जाना चाहते, वोटर्स का मूड नहीं है। तो जिस राजनीतिक दल के साथ वोटर जाना चाहता है उसी के मूड के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि जो इसी विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिल रहा हो। चुनावी आहट जब भी सामने आती है, राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच इस तरह की खलबली देखने को मिलती है। अपनी अपनी संभावनाएं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तमाम इस तरह के नेता तलाशते हुए नजर आते हैं, इस तरह के कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं। शुरुआत में वो ये कहेंगे कि वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए, अपने कार्यकर्ताओं के मन की बात वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनावी तारीख नजदीक आते आते ये तमाम नेता कहेंगे कि कार्यकर्ताओं ने दो टूक मना कर दिया कि इस राजनीतिक दल के साथ आगे की राजनीति नहीं करनी है, अब संभावनाओं के साथ चलना है। और जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा संभावनाएं उनके कार्यकर्ताओं को नजर आई, उसी संभावना के साथ नेता भी अपना इत्तेफाक रखते हैं और उसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अपनी कोशिश करते हैं। हर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं और इस बार भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। देवेंद्र, बेहद अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और सतपाल सांगवान भी कांग्रेस में ही जुड़े रहे। और जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि कई बार दल भी बदल चुके हैं, क्या जो शीर्ष आला कमान है, चाहे वो जजपा की बात कर ले हम या फिर बीजेपी की बात कर ले, उनके साथ क्या जो विश्वास है वो नहीं जीत पा रहे हैं वो नेता, या फिर कोई और वजह है, या फिर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उन पर भरोसा नहीं जता पा रहा है, इसलिए टीस और ये जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है? देखिए सौरभ, हम ये एहसास कर सकते हैं कि 2014-2019 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हवा थी, लोग मानकर चल रहे थे कि बीजेपी दोबारा आ रही है, जैसे अब बीजेपी दावा करिए कि वो तीसरी बार भी आ रही है। तो बीजेपी में जो जो नेता गए, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, उनमें 2-3 सांसद हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, अभी सांसद हैं, लेकिन वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके जुबान पर ही उनके समर्थक ये होता है कि जी सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। वो पार्टी में तो है लेकिन उनकी पूछ नहीं है, सुनवाई नहीं है। तो दूसरा, उनको लग रहा है कि शायद कांग्रेस थोड़ा सा अब मजबूत है, कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में, और जिस तरीके से एक थर्ड फ्रंट बना है राष्ट्रीय स्तर पे, वो सारी अपनी संभावनाओं को टटोल कर सारा कुछ महसूस करके शायद उनको लगता है कि एक मौका है हमारे लिए स्विच ऑन करने का, कहीं और आने जाने का, शिफ्ट होने का। तो अपने अपने कारण है, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो जो नेता है, अब जो लोग पिछली बार बीजेपी में आए थे तो अब वो चाहते हैं कि मैं उस पार्टी में चला जाऊं। बहुत सारे नेताओं को हमने देखा, भूपेंद्र हुड्डा ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जो कभी कांग्रेस छोड़ गए थे आज फिर वो कांग्रेस में आ रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी अपनी परिस्थितियां, अपने अपने हालात हैं। हर कोई नेता और उनका समर्थक ये चाहता है कि उनका खूंटा जिसको हम कहते थे, उसका खूंटा मजबूत हो, वो ताकि वो मुख्य धारा में रहे, उसकी चले, उसके ठाठ बाटों, सत्ता से जुड़ा रहे। तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं हर नेता की। अब जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आने वाले 2-4 महीने में यही हालात बनेंगे। हालात फिर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आगे चलकर क्या होगा, सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिन्होंने चुनाव लड़ना है, जो मुख्य धारा में बने रहना चाहते हैं, जिनके समर्थकों का दबाव है, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। और एक चीज ये भी है, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, चाहे सतपाल सांगवान हो, ये दोनों बड़े नेता रहे हैं। उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री रहे, सतपाल सांगवान हुड्डा सरकार में मिनिस्टर थे। तो ये कह रहे कि अपने समर्थकों को एक तरह से ढाल बना रहे हैं। कोई भी बात उन्होंने अपने फैसले को लागू करना हो, कोई फैसला लेना हो, तो समर्थकों की दलील देते हैं। कोई भी नेता हो कि मेरे समर्थकों की मीटिंग बुलाऊंगा, उनको ये लगे समर्थकों को कि हाँ हमारा मान सम्मान है, हमारे से पूछकर फैसला होगा, जबकि वो समर्थकों को एक तरह से इस्तेमाल करते हैं
उनको ढाल बना के अपनी बात कहते हैं पब्लिक डोमेन में। तो इसी तरह का माहौल अभी चल रहा है। अभी तो खाली वीरेंद्र सिंह और सतपाल सांगवान आए हैं और रामकुमार गौतम पहले से उसी लाइन पे है, जो जिस लाइन पे आज भी चले। इनको देखा देखी मेरे को लगता है और लोगों को भी शय मिलेगी। इस तरह के घटनाक्रम और आने वाले टाइम में भी दूसरी पार्टियों में दूसरे नेताओं के सामने आ सकते हैं, इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, महेश ने बताया कि जेजेपी के अंदर जो गफलत की स्थिति है वो ज़्यादा बन रही है, खासकर पहले रामकुमार गौतम और अब सतपाल सांगवान का सामने आना, चौधरी बीरेंद्र सिंह का बीजेपी के खिलाफ मुकर हो जाना। अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, एक आकलन किया जाए, तो क्या ये नेता आने वाले चुनाव में पार्टी को किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर प्रभाव का डाल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि अपना अलग वजूद है, पुराने नेता हैं और अच्छी पकड़ भी अपने क्षेत्र में रखते हैं। देखिए, ये नेता अपने इलाके में पकड़ अवश्य रखते हो, लेकिन वहां के मतदाता भी इनकी असलियत को जानते हैं। देखिए, जननायक जनता पार्टी में अगर 10 टिकटें उनको मिली, 10 सीटें मिली थी, तो उसका कारण ये था कि दूसरे दलों से आए हुए लोग थे, उनको अपने अपने दल में टिकट नहीं मिली, तो जननायक जनता पार्टी ने टिकट दे दी, तो उनको सफलता मिल गई। और लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की अपनी परंपरा है। जो नेता कांग्रेस में जो वातावरण में पले और बड़े हैं और अब भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए हैं, तो उनको वहां कांग्रेस जैसी सुविधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक मर्यादा है, उनके कार्यकलापों पर भी नजर रहती है, तो और पैनी निगाह रहती है, इसलिए उनको कांग्रेस जैसा वातावरण भारतीय जनता पार्टी में मिले ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए किसी ना किसी रूप में हर एक की अपनी अपनी पीड़ा है। लेकिन चाहे जननायक जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसको जहां भी अब अपनी संभावना नजर नहीं आएगी, भविष्य नजर नहीं आएगा, तो वो दूसरे दल में छलांग लगाने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि अब सबको अपना भविष्य नजर आता है। तो अब विधानसभा चुनाव निकट आएंगे, तो तब ये स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी और नेताओं का इस तरह का नेताओं पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए उनके अपने जो प्रयास करेंगे। और पार्टी की जहां तक स्थिति है, हर पार्टी का अपना अपना एक परंपरा है, संविधान है, और हर नेताओं का अपना अपना होमवर्क है। तो ये देखा जाए कि अगर विधानसभा चुनाव में कोई भी स्थिति बने, तो हर नेता अपने ढंग से ये देखेगा कि उसका कहां भविष्य ज्यादा सुरक्षित है, कहां टिकट मिल सकती है और कहां से उसकी लॉबिंग आसानी से हो सकती है। सभी अपना भविष्य देखेंगे, पार्टी का भविष्य से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है महेश, पार्टी के भविष्य से कोई भी लेना देना नहीं है, वीरेंद्र जी ने इस तरीके से कहा, और हम भी इसी बात पर विचार करते हुए इस चर्चा को हमने आगे बढ़ाया था। शुरुआत में ही हमने कहा था कि ये खुद का हित साधने की कोशिश की जा रही है, अनुशासनहीनता का भी जिक्र वीरेंद्र जी ने किया। जाहिर सी बात है बीजेपी में अनुशासनहीनता एक बहुत बड़ी चीज़ है, और सवाल यही उठ रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के हट जाने से या पार्टी का साथ देने से क्या कुछ असर पड़ेगा। शॉर्ट में मैं रिएक्शन चाहूँगा आपका, और जो गफलत की स्थिति बन रही है आने वाले चुनावों में किधर लेकर जाएगी, इशारा क्या कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हम सबसे पहले कर लेते हैं। अभी जो स्थायित्व की स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है, अभी जो मुखर होकर अगर सामने आए तो बृजेंद्र सिंह और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ही मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो अगर सामने आ जाते हैं और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा ये झुकाव नजर आता है, जो 5 राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आने वाला है, उसके बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जिस तरह की आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह उठा रहे हैं, उस तरह की आवाजें और ज्यादा सुनाई दें, ये संभव होगा। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद ही इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता में अपनी वापसी कर सकते हैं, ये संभावना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नजर आ रही है, और उसी संभावना के बूते तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी अगर दोबारा सत्ता संभालेंगे तो हरियाणा की राजनीति पर उसका सीधा असर पड़ेगा, और पीएम अगर आके हरियाणा के इलेक्शन को संभालने का काम करेंगे तो फिर किसी तरह की कोई परेशानी भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। अब इस तरह की संभावना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता खुद के लिए पाले हुए हैं, और इसी वजह से समय का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। और बाकी राजनीतिक दलों का जिक्र करें तो सीधी सी बात है, तमाम जो नेता हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में खुद के लिए पहले टिकट का बंदोबस्त समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वोटर का मूड क्या है, कौन से राजनीतिक दल की सत्ता में वापसी यहां पर नजर आ रही है, कौन से राजनीतिक दल को हरियाणा की सत्ता वोटर्स देने जा रहे हैं, बस उसी के साथ तमाम जो नेता हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो जाने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं संभावनाओं के साथ यहां बहने की कोशिश तमाम नेताओं की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल महेश। देवेंद्र, अब अगर रणनीति की बात की जाए तो शीर्ष आला कमान चुप है, इस चुप्पी को क्या कहा जाए?
सौरभ, सवाल दोहराएं जरा। ये जो चुप्पी है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात की जाए, सतपाल सांगवान ने ऐलान किया रैली का, ये बात की जाए बिना झंडा बिना डंडा की, शीश आला कमान की कोई भी रिएक्शन इस तरीके से नहीं आया है। तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। इस तरीके की बातें हैं, यानी कि चुप्पी और स्पष्ट रूप से कुछ ना कहना, किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए सौरभ, अभी जो नेता है जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। उनको भी ये पता है कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती है। जैसे टीम में कोई खिलाड़ी खेलता है, उसको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। मेरे को लगता है ये नेता कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने समर्थकों को मान सम्मान दे रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा अपनी पार्टी को और बाकी पार्टी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनको भी पता है कि टिकट क्या होगी, हालात क्या होंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के जरिए मैसेज देना चाह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो एक तरह से ये है कि वो अपनी तैयारी करें कि हाँ हमने चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी पर और दूसरी पार्टियों पर प्रभाव छोड़ने की इसको हम कोशिश कह सकते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा। रणनीति हर नेता बनाता है, हर पार्टी बनाती है, नफा नुकसान की राजनीति होती है, जाहिर सी बात है, जहां फायदा नेता देखेंगे उस पार्टी का दामन थामेंगे। लास्ट रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, ये जो मनमुटाव है, तकरार है, आने वाले समय में थमती नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अब अंदर कहानी ही कलह चल रही है, आने वाले समय में इसका वैकल्पिक तौर पर फायदा किसी और पार्टी को तो नहीं हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जननायक जनता पार्टी की जूनियर पार्टी होती, मान लीजिए जननायक जनता पार्टी का बहुमत होता और भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही होती, तो क्या स्थिति होती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही पक्ष होता। पहले जब हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन था तो यही कहा था कि हमने समर्थन दिया है, समर्पण नहीं किया। तो ये अब क्योंकि जननायक जनता पार्टी जूनियर पार्टनर है, लेकिन वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने समर्थन दिया है, समर्पण नहीं किया, क्योंकि जननायक जनता पार्टी तो पूरा समर्पण कर रखा है। उनको मालूम है कि उनकी अपनी पार्टी में भी विद्रोह है और बाहर भी जनता में कोई इतनी अच्छी जो छवि बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। तो इसलिए जननायक जनता पार्टी तो जो रक्षात्मक मुद्रा में है। जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है, यदि उचाना और हिसार ये सुनिश्चित कर दिया जाए तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है पार्टी किसी से गठबंधन करे, क्या पार्टी उनकी शर्तों के अनुसार चलेगी, ये सब बातें तय करने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला, क्योंकि उसको एनडीए का भी भविष्य देखना है और भी कई मुद्दों पर चर्चा करनी है। क्योंकि इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी फैसले करने लगी तो किसी भी नेता के दबाव में आकर तो पार्टी की अपनी जो छवि होगी वो जो है धूमिल होगी। पार्टी इस दबाव में आने वाली नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।